दोस्तों चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने कहा कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद 21 लाख मौतें हो सकती हैं। एयरफिनिटी ने इसी वजह चीन में कम वैक्सीन और एंटीबॉडीज में कमी को बताया है। दोस्तों चीन में संक्रमण के हालात 2020 की याद दिला रहे हैं। अस्पतालों में सभी बेड भरे हुए हैं, मेडिकल स्टोर में दवाई खत्म हो रही है, मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। बच्चों को बुखार आ रहा है तो माएं आलू से उतारने की कोशिश कर रही है। बीजिंग के सबसे बड़े शमशान में 24 घंटे अंतिम संस्कार हो रहे हैं। सामूहिक अंतिम संस्कार शुरू हो गए हैं और इनकी तस्वीरें भी आ रही हैं। हालांकि कोरोना से मौत के सरकारी आंकड़े 5-10 हजार ही जा रहे हैं। एक्सपर्ट का दावा है कि असल आंकड़ा काफी ज्यादा है। नया वेरिएंट BA.5.2.1.7 यानी BF.7 भी मिल गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक यह ओमिक्रॉन का सबसे खतरनाक म्यूटेशन है। एक मरीज 18 लोगों को संक्रमित कर रहा है। दोस्तों worldmeter.info के डेटा के मुताबिक एक हफ्ते में दुनिया में कोरोना के 34,84,000 मामले सामने आए हैं। वहीं 9,928 लोगों की मौत भी हुई है। चीन में 7 दिन में 15,548 केस और 7 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। हालांकि एक्सपर्ट को आशंका है कि सही आंकड़ा छुपाया जा रहा है। मरीजों की संख्या कई गुना ज्यादा हो सकती है। जापान, दक्षिण कोरिया और फ्रांस के एक हफ्ते में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। इन देशों में मरीजों की संख्या 10,65,000, 4,61,000 और 3,58,000 है। भारत में 7 दिन में 1,081 मामले सामने आए हैं। दोस्तों हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि चीन में फैल रहा BF.7 ओमिक्रॉन का सबसे शक्तिशाली वेरिएंट है। ये पहले संक्रमित हो चुके लोगों, फुल वैक्सीनेटेड लोगों या दोनों को ही बीमार कर रहा है। ये जल्दी ट्रांसफर हो जाता है और लक्षण में पुराने कोरोना वेरिएंट के मुकाबले जल्दी सामने आ जाते हैं। BF.7 का रिप्रोडक्शन नंबर 10 से लेकर 18.6 तक है। इसका मतलब है कि इससे संक्रमित होने वाला एक मरीज औसत 10 से 18.6 लोगों को एक बार में इन्फेक्टेड करने में सक्षम है। आमतौर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का औसत RO 5.08 पाया गया है। शायद यही वजह है कि चीन में कोरोना केसेस दिनों में नहीं बल्कि घंटों में दोगुने हो रहे हैं। BF.7 के लक्षणों में सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश, हरारत, उल्टी और डायरिया शामिल है। कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों के लिए यह घातक साबित हो सकता है। क्योंकि चीन में सख्त प्रतिबंधों का पालन किया जा रहा था, इसीलिए लोगों में वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी मजबूत हो ही नहीं पाई। दोस्तों अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि चीन में अप्रैल की शुरुआत में कोरोना का पीक आएगा। उस समय तक मौत की संख्या 3,22,000 तक पहुंचने की आशंका है। एरिक फेगलडिग ने चेतावनी देते हुए कहा कि 90 दिनों में चीन के 60% आबादी यानी 80 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित होंगे। एक्सपर्ट के मुताबिक अगले 3 महीनों में कोरोना की 3 लहरें आएंगी। महामारी विशेषज्ञ वू जुनुयू की माने तो अभी चीन में संभावित 3 लहरों में पहली लहर चल रही है। इसके बाद दूसरी लहर जनवरी माह के बीच आएगी। इस वक्त देश में एक हफ्ते का लूनर ईयर सेलिब्रेशन चलता है, जिससे लाखों लोग देश में आते हैं। ऐसे में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरी लहर फरवरी के आखिर से मार्च के बीच आ सकती है। इस समय सभी लोग अपनी छुट्टियां मनाकर वापस लौटते हैं। ऐसे में ज्यादा लोग इन्फेक्शन रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों चीन में वैक्सीनेशन अब तक 38% ही हुआ है। 65 की उम्र से अधिक लोगों में ये 10% ही है। जीरो कोविड पॉलिसी के कारण लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम भी डेवलप नहीं हो पाया। ऐसे में अब लोगों के एक साथ बाहर निकलने के कारण वहाँ कोरोना विस्फोट होना ही था। हालांकि चीन का दावा है कि उसकी 90% आबादी फुल वैक्सीनेटेड है। चीन के हालात देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया बुधवार को देश में कोविड-19 की स्थिति पर वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया है कि कोरोना के सभी पॉजिटिव केस के सैंपल जीनोम वैक्सीनेशन के लिए भेजें, ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता लगा जा सके। दोस्तों क्या भारत को भी हो सकता है खतरा? इस सवाल पर डॉक्टर उपाध्याय ने बताया कि भारत जैसे देश को खतरा नहीं है, क्योंकि देश में वैक्सीनेशन के 3 राउंड हो चुके हैं। लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। कोरोना तो भारत में भी हर जगह होगा, लेकिन वह अब हम पर असर नहीं कर रहा है। अब कोरोना का भारत में कोई खतरा नहीं है। दोस्तों रूस यूक्रेन वार पर नया साल क्या कोई सकारात्मक उम्मीद लेकर आएगा? 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए इस युद्ध के 300 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन जंग का कोई नतीजा दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। यूक्रेन जंग से तबाह हो गया है, लेकिन अमेरिका और नाटो से मिल रहे डॉलर और विध्वंसक हथियारों के दम पर जेलेंस्की पुतिन के सामने तंत्र खड़े हैं। इसी बीच जेलेंस्की जंग के शुरू होने के 300 दिन में पहली बार विदेश यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य यूक्रेन की ताकत और रक्षा क्षमता को मजबूत करना है, और वो भी ऐसे समय में जब रूस देने वाली सर्दियों के बीच यूक्रेन के एनर्जी और वाटर सप्लाई वाले इलाकों पर हमला कर रहा है। दोस्तों राष्ट्रपति जेलेंस्की के राजनीतिक सलाहकार माइखाइलो पोडोलियाक ने कहा कि जेलेंस्की की अमेरिका यात्रा ने दोनों देशों के बीच पनप रहे विश्व के उच्च स्तर को दिखलाया है और उन्हें यह समझने का अवसर दिया है कि यूक्रेन को किन किन हथियारों की आवश्यकता है। जेलेंस्की के राजनीतिक सलाहकार माइकल पोडोलियाक ने कहा, राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए व्यक्तिगत रूप से यह बताना महत्वपूर्ण है कि हमें कुछ खास किस्म के हथियारों की आवश्यकता क्यों है, विशेष रूप से बख्तरबंद वाहन,
नवीनतम मिसाइल, रक्षा प्रणाली और लंबी दूरी की मिसाइलें। बता दें कि बाइडेन यूक्रेन के लिए $2 बिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता को ऐलान करने वाले हैं। इसमें पैट्रियट्स मिसाइल भी शामिल है ताकि यूक्रेन रूसी मिसाइलों की बौछार से खुद को बचा सके। दोस्तों, जेलेंस्की की इस यात्रा का क्या महत्व है, इसका इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे बाइडेन से मुलाकात करेंगे और व्हाइट हाउस के सुरक्षा सलाहकारों से भी मिलेंगे। इसके बाद वे अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। फिर वे कैपिटल हिल्स में यूएन सीनेट और प्रतिनिधि सभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। बता दें कि इस जंग में अब तक हजारों सैनिक और नागरिक मारे जा चुके हैं, लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। दोस्तों, ये जंग पुतिन के लिए तो नाक का सवाल बन ही गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी विदेश नीति के लिए भी यह जंग टेस्टिंग पॉइंट बन गया है। इस मुलाकात के दौरान बाइडेन पहली बार उस शख्स के आमने सामने होंगे जिनसे वे अब तक फोन पर बातें करते थे। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार बाइडेन जेलेंस्की को पुतिन के साथ बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए नहीं कहेंगे। इसी बीच रूस भी मौजूदा हाल में शांति का कोई बहाल नहीं दे रहा है। क्रेमलिन ने बुधवार को कहा था कि उसे कीव के साथ शांति वार्ता की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। संवाददाताओं से बातचीत में प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से हथियार की सप्लाई जारी रहने से संघर्ष गहरा होगा। बता दें कि बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को लगभग $20 बिलियन की सैन्य सहायता प्रदान की है, जिसमें तोपखाने, गोला बारूद, नसाम्स एयर डिफेंस सिस्टम के लिए युद्ध सामग्री और हिमार्स के लिए रॉकेट सिस्टम शामिल है। बावजूद इसके जेलेंस्की ने बार बार पश्चिमी देशों से हथियार आपूर्ति करने का आह्वान किया है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन बुधवार को सीनियर डिफेंस ऑफिसर के साथ मीटिंग कर रहे हैं ताकि अगले साल के लिए मिलिट्री टारगेट तय किया जा सके। इसी के अलावा पुतिन अपने कमांडर के साथ यूक्रेन में चल रहे युद्ध का आकलन भी करेंगे। साफ है, यूक्रेन चोट खाने के बावजूद झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे अमेरिका और नाटो का सैन्य और आर्थिक सपोर्ट मिल रहा है। तो इधर पुतिन किसी भी हाल में इस जंग में खाली हाथ लौटना नहीं चाहते। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें और जानकारी पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन दबा के ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।